जी आदाब दोस्तों, 9th 10th फर्स्ट ईयर के साथ साथ सेकेंड ईयर की बायोलॉजी पर भी हम सीरीज़ ऑफ वीडियो लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम 12th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 के अंदर आज हमारा इस लेक्चर में जो टारगेट्स होंगे वो होगा न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है। इसी दौरान हम इस चैप्टर का ओवरव्यू भी कर लेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से कि न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब होता है। बाकी जानदारों की तरह जो इंसान है, इसकी बॉडी के किसी पार्ट को भी आप अगर कट करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ऐसे टाइनी यूनिट्स नजर आएंगे। इन टाइनी यूनिट्स को हम सेल्स कहते हैं। अब इन सेल्स को सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस करने होते हैं। क्या क्या करना होता है? मसलन इन्होंने अपने आप को रिप्रोड्यूस करना होता है, रिपेयर करना होता है, या फिर फंक्शनिंग करने के लिए एनर्जी ड्राइव करनी पड़ती है। तो इन सारे फंक्शनिंग के लिए सेल्स को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। नंबर 1 एनर्जी, और जो दूसरी चीज़ सेल्स को रिक्वायरमेंट होती है जिसकी वो होगा मैटर और मटेरियल। तो सेल्स को सर्वाइवल के लिए एनर्जी और मटेरियल की ज़रूरत है। अब इन सेल्स के पास एनर्जी और मटेरियल आएगा कहाँ से? ये आता है जी फूड से। हम लेते हैं फूड, इस फूड के अंदर केमिकल्स होते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। हम जो भी खा लें उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स और वाटर के अलावा कुछ खास चीज़ और नहीं होती। खाना हमेशा इन्हीं चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। अच्छा, अब ये जो फूड है, इसको जब हम अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, यानी कि हम ईटिंग करते हैं, इसकी आउटसाइड से हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। स्टेप नंबर 1 है इंजेक्शन। एंड देन जब फूड बॉडी के अंदर चली गई, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, स्टमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, खासकर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इस फूड के साथ क्या होगा, ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह, ये इसके ऊपर कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे। ये HCl हो सकता है, ये एंजाइम्स हो सकते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो केमिकल्स और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, वो ये काम करेंगे कि वो इस फूड के अंदर जो प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट्स था, लिपिड्स था, DNA या RNA था, इसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। जब ये केमिकल्स या एंजाइम्स इन फूड पार्टिकल्स को तोड़ती है तो क्या होता है, तो ये होगा कि प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स टूट के सिंपल शुगर के अंदर चेंज हो जाते हैं, और लिपिड्स टूट के फैटी एसिड्स में चेंज हो जाते हैं, DNA और RNA टूट के न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज हो जाता है। तो बॉडी के अंदर फूड आने के बाद मैक्रो मॉलिक्यूल का, उसके अंदर जो बड़े केमिकल है उनसे टूट के छोटे केमिकल्स का बन जाना, इसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन हुआ, सेकंड स्टेप हुआ डाइजेशन। अब ये जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल से जो माइक्रो मॉलिक्यूल बने हुए हैं, इनको एब्जॉर्ब करेगा ब्लड। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन से और स्टमक एटसेट्रा से, इवन लार्ज इंटेस्टाइन से भी। ये जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके साथ क्या होगा, ये जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं ये स्टमक से या स्मॉल इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होंगे ब्लड में, और ब्लड इनको लेके किधर जाएगा? सेल्स के पास। इन न्यूट्रिएंट्स का इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में से ब्लड के अंदर जाने का जो प्रोसेस होगा, इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद फाइनली जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सेल्स के पास आ जाएंगे। अब सेल क्या काम करेगा? सेल इनको यूज करेगा, किसके लिए? एनर्जी के लिए और मटेरियल के लिए। तो सेल्स की जानिब से एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का यूज करना एनर्जी के लिए, मटेरियल के लिए, इसको हम बोलेंगे एसिमिलेशन। एनर्जी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होगी, और ये जो मटेरियल होगा वो सेल्स में रिपेयर के लिए या न्यू पार्ट्स बनाने के लिए, या फिर अपने जैसा और न्यू सेल बनाने के लिए सेल उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फिर क्या होगा? अब यहाँ पे जो मटेरियल था उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो तो एब्जॉर्ब हो गए, लेकिन कुछ मटेरियल अनडाइजेस्टेड बच जाता है, जिसको क्या करना पड़ता है? बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में से फाइनली यहाँ से बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेक्शन और डेफिकेशन। इजेक्शन और डेफिकेशन, ये स्टेप्स की सीरीज। फूड का बॉडी के अंदर लेना इंजेक्शन, फिर इस फूड का ब्रेक डाउन होके स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाना डाइजेशन, एंड देन फिर इसके अंदर जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स उनका ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाना,
एब्जॉर्प्शन एंड देन सेल की जानब से इन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करना, एसिमिलेशन और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको बॉडी से रिमूव होना यानी कि डेफिकेशन और इजेशन। इन सीरीज ऑफ स्टेप्स को मिला के हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कोई एक स्टेप नहीं है, ये जो कंटिन्यूस प्रोसेसेस है इसकी सीरीज है जिसमें ये सारे प्रोसेसेस शामिल होते हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फाइनली इजेशन। टुगेदर दीज स्टेप्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? न्यूट्रिशन को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए हमें एक ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत होती है। वो ऑर्गन सिस्टम जो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन के तमाम प्रोसेसेस करता है मास व एसिमिलेशन के, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम इंजेशन करता है, डाइजेशन करता है और डेफिकेशन करता है। इवन एब्जॉर्प्शन भी डाइजेस्टिव सिस्टम से ही होती है। अब हम देखते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स है। अभी हमने ये कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है, तो इसमें एक से ज़्यादा ऑर्गन्स होंगे जो कि टुगेदर मिलके कॉमन फंक्शन यानी कि न्यूट्रिशन का काम कर रहे होंगे। तो अब देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स शामिल है। इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी, और ये जो ओरल कैविटी है इसके अंदर मजीद और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसा कि इसके अंदर होती है टंग, इसके अंदर होता है टीथ, और इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स ओपन हो रहे होते हैं, इसको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। इस सब चीज़ों की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो ये हो गया ओरल कैविटी। ओरल कैविटी के बाद ये मस्कुलर पाइप होता है जो फूड को माउथ से लेकर स्टमक तक लेके जाता है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। और ईसोफेगस ओपन होता है एक जे शेप डायलेटेड मस्कुलर ऑर्गन के अंदर, इसको हम बोलते हैं स्टमक। और फिर स्टमक ओपन होता है एक लार्ज नैरो मस्कुलर ट्यूब के अंदर, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन फिर स्लाइटली लार्ज डायमीटर वाले मस्कुलर ट्यूब के अंदर ओपन होता है, तो इसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी से बाहर एक पोर के जरिए ओपन होती है, इसको हम बोलते हैं एनस। अच्छा, इस ट्यूब के अलावा कुछ और भी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या क्या होता है? एक होता है लिवर, और लिवर के साथ एक पाउच होता है जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में से ऑरल कैविटी एक्सक्लूडिंग, इनको छोड़ के टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स को छोड़ के सिर्फ ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपस में जुड़ के लॉन्ग एक ट्यूब बनाते हैं। सिर्फ इन ऑर्गन से बनी हुई ट्यूब जो है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या आ जाता है? एलिमेंट्री कैनाल, इसके अंदर आ जाता है ओरल कैविटी, लेकिन ओरल कैविटी के अंदर जो टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स है इसके अंदर शामिल नहीं होते। ओरल कैविटी के बाद आ जाएगा ईसोफेगस, एंड देन आएगा स्टमक, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन फाइनली इसमें क्या आ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी कौन कौन से ऑर्गन्स बच गए? टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और गॉल ब्लैडर। इन सब ऑर्गन्स को मिला के बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो इसका मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम है जो वो दो तरह के ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। एक एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर सेट ऑफ ऑर्गन है, और दूसरा सेट ऑफ ऑर्गन है जो टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और गॉल ब्लैडर, इनको बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स। ये ट्यूब का हिस्सा नहीं है, ये साइड से डाइजेशन की हेल्प करते हैं। तो ये था न्यूट्रिशन और डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की हिस्टोलॉजी पे बात करेंगे। हिस्टोलॉजी का क्या मतलब है? अगर हम किसी जानदार की किसी बॉडी पार्ट की टिश्यूज कंपोजिशन की स्टडी कर रहे होंगे तो उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मुराद एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में से ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में चारों जगह पर हिस्टोलॉजी तकरीबन एक जैसी है, टिश्यूज के लिए तकरीबन एक जैसी है, इसलिए हम किसी एक पार्ट की स्टडी करेंगे तो बाकी पार्ट भी वैसे ही होंगे ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उसके अंदर। तो इसमें हम से ईसोफेगस और स्टमक के फर्स्ट और इनिशियल पार्ट को काट कर अगर हम देखें तो हमें टिश्यूज़ क्लियर नज़र आएंगे इसके अंदर। तो क्या क्या टिश्यूज़ क्लियर होती हैं इनको हम देखते हैं। सबसे अंदर इसकी एम्प्टी स्पेस जो होती है, हॉलो स्पेस, जिसमें से फूड पास होती है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन।
और जो ल्यूमन्स की वॉल्स पे फर्स्ट लेयर ऑफ टिश्यू स्टार्ट होती है, जिसकी लाइनिंग ल्यूमन से जो फर्स्ट लेयर ऑफ टिश्यू स्टार्ट होती है, ये बनी होती है टाइटली पैक्ड सेल्स से। इस लेयर ऑफ टिश्यू को हम कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यू जो इसके अंदर दो तरह के सेल्स हो सकते हैं, एक ऐसे टाइटली पैक्ड सेल्स हो सकते हैं फ्लैट सेल्स, या फिर ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होंगे कॉलम की तरह के, जिनकी आगे से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी होंगी। अगर सेल्स ऐसे होते हैं फ्लैट, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमोस सेल्स, सिंपल स्क्वैमोस सेल्स। और अगर सेल्स ऐसे होते हैं इलोंगेटेड आगे से प्रोजेक्शंस के साथ, तो इन्हें हम बोलते हैं कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल्स। तो ये सिंपल स्क्वैमस सेल्स या कॉलमनर सेल्स जो टिश्यू की सबसे पहली लेयर बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यूज। और इन एपिथेलियल टिश्यूज का क्या काम होता है, जाहिर है इसके अंदर जो ल्यूमन है उसके अंदर फूड होती है, तो उस फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, या फिर आगे हम देखेंगे कि दूसरे टिश्यूज की लेयर के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनसे केमिकल्स को इस फूड के ऊपर ऐड किया जाता है जो ल्यूमन के अंदर होती है। तो जो यहाँ से सिक्रीशंस आएंगी उसको फूड पर रिलीज करने का काम भी एपिथेलियल लेयर ही करती है। एपिथेलियल लेयर के बाद ये पहली लेयर है, तो इससे ऊपर जो नेक्स्ट लेयर होगी, सेकंड लेयर, वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज की होती है। ये इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, इसके अंदर होगी ब्लड वेसल्स, और इसके अंदर कुछ दूसरी वेसल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड होता है, उसको बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स होती है, इस तरह बॉडी में एक और सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये डिफेंस का काम करता है और ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। तो इसकी जो वेसल्स होती हैं उन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरी होंगी लिम्फेटिक वेसल्स। इसके अलावा यहाँ पर चूंकि मैंने कहा लिम्फेटिक सिस्टम का काम डिफेंस करना भी होता है, तो यहाँ पर कुछ डिफेंसिव सेल्स भी हो सकते हैं जो कि डिफेंस अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया करते हैं, तो इनको हम इम्यून सेल्स कहेंगे। इम्यून सेल्स का कुछ ग्रुप भी होता है यहाँ पर डिफेंस के लिए। तो ये सेकंड लेयर ऑफ टिश्यू जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, उसके अलावा इसके अंदर कुछ इम्यून सेल्स होते हैं। इस कंप्लीट सेकंड लेयर को हम बोलते हैं, ये कंप्लीट जो सेकंड लेयर है इसको हम बोलेंगे लैमिना प्रोप्रिया, लैमिना प्रोप्रिया। अच्छा, इसके ऊपर थर्ड लेयर ऑफ टिश्यू जो होगी वो होगी स्मूथ मसल्स की लेयर। स्मूथ मसल्स, आपको पता है मसल्स ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स की लेयर होगी जो कि इनवॉलेंटरी होते हैं। इसको हम कहते हैं मस्कुलैरस म्यूकोजा। ये थर्ड लेयर है, इसको हम बोलेंगे मस्कुलैरस म्यूकोजा। मस्कुलैरस म्यूकोजा के अंदर जो स्मूथ मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं, उससे लोकल मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। लोकल मूवमेंट का क्या मतलब है, अभी हमने देखा ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं या एपिथेलियल जो टिश्यू है इसके अंदर होते हैं कॉलमनर सेल्स या फिर सिंपल स्क्वैमोस सेल्स। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम होना होता है फूड के ऊपर, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये सेल्स मूवमेंट करें ताकि इनका सरफेस एरिया, ये जो एपिथेलियल सेल्स के लेयर हैं इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट जनरेट हो ताकि इनका सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट आए किसके साथ, फूड के साथ। तो इसका सरफेस एरिया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आए फूड के साथ, उसके लिए जो मस्कुलर म्यूकोजा है इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, उससे मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, इसको हम लोकल मूवमेंट कहते हैं। तो ये थर्ड लेयर ऑफ टिश्यूज हो गई है। अभी तक तीन लेयर्स ऑफ टिश्यू, सबसे पहले तो ल्यूमन है, वो टिश्यूज नहीं है, वो तो हॉलो स्पेस है, उसके ऊपर पहली लेयर ऑफ टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू, एंड सेकंड लेयर ऑफ टिश्यू जो है वो लैमिना प्रोप्रिया लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड लेयर ऑफ टिश्यू वो मस्कुलैरस म्यूकोजा जो कि स्मूथ मसल्स की लेयर है। इन तीनों को टुगेदर मिला के हम बोलते हैं म्यूकोजा। तीन लेयर्स हैं, कौन कौन सी, एक हो गई आपकी एपिथेलियल, नंबर 1 एपिथेलियल, नंबर 2 लैमिना प्रोप्रिया, और नंबर 3 पे आ जाएगी आपकी मस्कुलैरस म्यूकोजा। इन तीनों टिश्यूज की लेयर को मिला के हम बोलते हैं म्यूकोजा। दिस इज म्यूकोजा। अच्छा, इससे आगे देखते हैं और क्या होता है। म्यूकोजा से ऊपर
या फिर लास्ट जो म्यूकोजा की लेयर है मस्कुलैरिस म्यूकोजा, इसके ऊपर एक और डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है। इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स होती है, इसके अंदर भी लिम्फेटिक वेसल्स होती है। इन एडिशन यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हो सकते हैं। ग्लैंड्स का क्या मतलब है? ग्लैंड्स बॉडी के उन टिश्यूज को बोलते हैं जो कोई खास केमिकल, हार्मोन या एंजाइम है उसको प्रोड्यूस करते हैं, अपने अंदर स्टोर करते हैं और वक्त आने पे या ज़रूरत आने पे उसको रिलीज करते हैं, उसको हम ग्लैंड बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा था फूड की डाइजेशन होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, तो इसके ऊपर फूड की डाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ केमिकल रिलीज करने पड़ते हैं, तो वो इन ग्लैंड्स के अंदर जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हिस्टोलॉजी यानी कि टिश्यू लेयर्स के अंदर ही मौजूद होते हैं, ये वो काम करते हैं, सेक्रेशन का काम। तो इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स हो सकते हैं एक्स्ट्रा, बाकी वही चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर नर्व्स या न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेक्सस। इस टिश्यू लेयर का काम क्या है? इस टिश्यू लेयर में शामिल है कनेक्टिव टिश्यू जो सपोर्ट का काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स जो कि सप्लाई कर रही हैं डाउन द टिश्यूज दूसरी लेयर्स को भी और इसको भी, और जो जहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके जा रहे हैं वो भी ब्लड वेसल्स के जरिए। और इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल का क्या काम है? वो भी सप्लाई कर रही हैं डाउन किसको? इन टिश्यू लेयर्स को। ये जो ग्लैंड्स है इनका काम है कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करना और सिक्रीट करना। और इसके अंदर ये जो प्लेक्सस है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, इनका क्या काम है? इनका काम है इन सारी एक्शंस को कंट्रोल करना, ब्लड फ्लो को, सिक्रीशंस को, इन सब को कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन का नेटवर्क होता है। और ये ब्रेन से इंडिपेंडेंटली इन सारे के सारे एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए प्लेक्सस को ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर जिसके अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसको हम बोलते हैं सब म्यूकोजा। ये दूसरी बड़ी लेयर है, एक पहली बड़ी लेयर म्यूकोजा है जिसके अंदर छोटी सब लेयर है, दूसरी बड़ी लेयर जो होगी इसको हम बोलेंगे सब म्यूकोजा। नेक्स्ट लेयर ऑफ टिश्यूज वंस अगेन स्मूथ मसल्स की लेयर है, और इस स्मूथ मसल्स की लेयर के अंदर दो तरह के मसल्स होते हैं, एक होते हैं सर्कुलर मसल्स और दूसरे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। क्या फ़र्क है? इसके अरेंजमेंट में सिर्फ डिफरेंस है। इसमें मसल्स के जो फाइबर्स हैं यानी कि सेल्स हैं वो सर्कुलर फैशन में अरेंज होते हैं और इसमें लेंथ वाइज यानी कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं। और ये मसल्स की जो लेयर है वो इस स्मूथ मसल की लेयर से स्लाइटली थिक होती है। इस स्मूथ मसल्स की लेयर को, जिसके अंदर बेसिकली दो लेयर्स हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलते हैं, मिला के इन दोनों लेयर्स को मसल्स की को बोलते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना। ये दोनों आपस में कंबाइन होती हैं, इनको हम बोलते हैं मस्कुलर एक्सटर्ना। अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है? इस मस्कुलर एक्सटर्ना के अंदर भी प्लेक्सस मौजूद होते हैं। अगर प्लेक्सस जो है वो सब म्यूकोजा में मौजूद है तो उसे हम बोलेंगे सब म्यूकोजल प्लेक्सस, और अगर ये जो प्लेक्सस है ये मस्कुलर लेयर के अंदर मौजूद है तो उसको हम बोलेंगे मायंट्रिक प्लेक्सस। इधर मायंट्रिक प्लेक्सस जो होंगे उसका क्या काम होगा? इधर एक्चुअली इस मसल का वर्क ये होता है कि ये जो दो लेयर्स ऑफ मसल्स, इसमें सर्कुलर मसल्स जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उससे इसका जो ल्यूमन है वो शॉर्ट होता है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उसमें क्या होगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उससे जो डाइजेस्टिव ट्यूब हो, कोई भी चाहे अगर इसोफेगस हो या स्टमक हो या फिर कोई दूसरी ट्यूब स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में से हो, तो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो ट्यूब है वो लेंथ में या शॉर्ट होगी या फिर लॉन्ग होगी। इन दोनों की मूवमेंट, सर्कुलर मसल्स की और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की टुगेदर जब ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करते हैं तो उसमें ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसके अंदर एक वेव लाइक मोशन जनरेट होती है जिससे जो फूड है वो आगे पास होती है। ये वेव लाइक मोशन या वेव लाइक मूवमेंट जो इसके अंदर प्रोड्यूस होती है लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस, और इसी पेरिस्टाल्सिस की वजह से जो फूड है वो डाउन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पास होती है। तो ये होगी आपकी थर्ड मेजर लेयर। अभी तक जो हमने हिस्टोलॉजी में मेंस लेयर डिस्कस किए वो सबसे पहले तीन लेयर्स बना के एक मेजर लेयर म्यूकोजा बनाती है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के बाद आ जाती है मस्कुलर एक्सटर्ना, ये तीसरी बड़ी लेयर। जो चौथी और आखिरी बड़ी लेयर जो होगी टिश्यूज़ की इसके अंदर वो है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर वंस अगेन, और इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं सेरोसा। अच्छा, सेरोसा में एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यूज की जो थिन लेयर है इसके ऊपर एक पतली सी और लेयर होती है, वो भी एपिथेलियल टिश्यूज की ही होती है। तो ये जो फाइनल दो शीट्स है सेल्स की, कनेक्टिव टिश्यूज की, और इसके ऊपर एक एपिथेलियल सेल्स की जो लेयर होती है, ये दोनों मिला के जो टिश्यू बनाते हैं उसको हम सेरोसा बोलते हैं। लेकिन ये जो सेरोसा है ये थ्रू आउट द डाइजेस्टिव ट्यूब एक जैसा नहीं होता।
मसलन इसोफेगस पे आप देखेंगे आपको जो सेरोसा वाली जो लेयर है उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स आपको नहीं मिलेंगे, वहाँ पे सिर्फ आउटर मोस्ट लेयर है जो वो कनेक्टिव टिश्यू पर मुश्तमिल होगी। और बाकी डाउन द ट्रैक्ट आप अगर स्टोमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर आपको सेरोसा की कंप्लीट लेयर मिलेगी, यानी अंदर कनेक्टिव टिश्यू भी होगा और उसके बाद एपिथेलियल की लेयर भी होगी। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें डिफरेंस आ रहा है, कहीं पर इसकी कनेक्टिव टिश्यू की सिर्फ सिंगल लेयर होती है और कहीं पर इसकी कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है उसके ऊपर एक और एपिथेलियल लेयर भी होगी। तो अगर दोनों लेयर्स होती है कनेक्टिव टिश्यू की भी और उसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स की भी, तो उसको हम बोलेंगे सेरोसा। लेकिन ये जो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू उसमें सिर्फ और सिर्फ अगर कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं तो उसको हम बोलेंगे एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया इसके लिए टर्म इस्तेमाल होगी एडवेंटिशिया। तो ये हैं जी हिस्टोलॉजिकल लेयर्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें जो पहली लेयर होगी वो होगी म्यूकोजा, जो फर्दर 3 सब लेयर्स पर मुश्तमिल है, और जो दूसरी होगी सब म्यूकोजा, थर्ड होगी मस्कुलर एक्सटर्ना, एंड फोर्थ एंड लास्ट एडवेंटिशिया होगी या फिर सेरोसा होगी। थ्रू आउट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको ऑलमोस्ट ये सब की सब डाइजेस्टिव लेयर्स मिलेंगी, और इन सब का काम क्या है वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो जी आज का हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ। इस लेक्चर के अंदर हमने देखा न्यूट्रिशन का क्या मतलब है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं, फिर हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जीआईटी। जीआईटी स्टैंड्स फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो उससे मुराद ये एलिमेंट्री कैनाल ही होती है। दिस इज द सेकंड नेम फॉर एलिमेंट्री कैनाल। तो उसमें हमने इसकी हिस्टोलॉजी को डिटेल में डिस्कस किया। अगर अभी भी आपका इस टॉपिक के मतलब कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you found this helpful and would like to support my journey, any contribution is appreciated.